दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की इस श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है, जहाँ हम प्रश्नों को रटते नहीं समझते हैं। तो आगे हम लोग चलेंगे। ये हमारा पर्यावरण अध्ययन के पेडागोजी का क्वेश्चन है, जो यूपी टेट में आया हुआ है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर में शिक्षण में खेल विधि, हम जानते हैं कि खेल विधि एक शिक्षा की विधि है, जिसमें वो किस पे आधारित है? पहला, विकास के मनोविज्ञान सिद्धांत पर, या शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, या शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो आपको हम बता दें कि जो खेल विधि है, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चों को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दिया जाए, जैसे चित्र में दिख रहा है बच्चा खेल रहा है, तो उस खेल माध्यम में वो आसानी से सीख जाएगा, जो उसके मनोविज्ञान पर अस्थायी प्रभाव छोड़ता है, यानी उसके मानसिक स्थिति पर अस्थायी प्रभाव छोड़ता है, जिसे वो आसानी से समझ जाता है। तो खेल विधि हमारा विज्ञान के विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे आधारित होता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने कई बार बताया है कि ऊर्जा पिरामिड क्या होता है। मैंने बताया कि अगर पृथ्वी पे जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, सभी जीव जंतुओं को, जैसे हरे पेड़ पौधों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे ये नीचे दिख रहा है कि हमें हरे पेड़ पौधों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऊर्जा पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर उनको रखा जाता है। उसके बाद जो पेड़ पौधों को खाते हैं, जैसे हिरन हो गया, बकरी हो गई, ये सब जो होते हैं, उसके बाद ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उसके बाद इनको जो खाता है द्वितीयक उपभोक्ता, सबसे शीर्ष उपभोक्ता ये ऊपर का हिस्सा, यानी शेर जो होता है शीर्ष उपभोक्ता होता है। तो सीधी बात है। अब इसमें ऊर्जा क्या होता है, बताएं कि लिंडमान महोदय ने बताया था कि 10% ऊर्जा का नियम इन्होंने बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ऊर्जा 10% हमारी घटती जाती है। तो ऊर्जा पिरामिड क्या होगा, घट रहा है तो ऊपर सबसे कम होगा, तो पिरामिड का आकार ऊपर पतला हो जाएगा और नीचे पिरामिड का जो आकार होता है चौड़ा हो जाएगा। तो ऊर्जा पिरामिड होता है हमारा हमेशा सीधा ही होगा। ये कई बार मैंने पिरामिड के बारे में क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है कि ऊर्जा पिरामिड हमेशा हमारा क्या होता है, सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? सबसे पहले हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसको एक बार हम क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाता है। सबसे नजदीक जो ग्रह है हमारा, ये मरकरी, जिसको हम बुध बोलते हैं। उसके बाद शुक्र ग्रह है, उसके बाद हमारी अपनी पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद ये हमारा जुपिटर बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद हमारा वरुण है। इस समय प्लूटो हमारा ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसको हम क्रम से याद कर लें, यानी सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद शुक्र ग्रह आता है, उसके बाद पृथ्वी आती है, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इससे कभी कभी ये भी पूछता है कि पृथ्वी सूर्य से कितने नंबर पे है, तो पृथ्वी 1 2 3 नंबर पे है। बृहस्पति कितने नंबर पे है, तो 1 2 3 4 5 नंबर पे है। तो इसे नंबर एक बार हम लाइन से इसको याद कर लें तो हमको ये पता चल जाएगा कि पृथ्वी का स्थान क्या है, तो सब सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह क्या है। जैसे बुध सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। सबसे दूर ग्रह क्या है, तो हमको लग रहा है कि वरुण है। देखिए, तो ये रटने वाली चीजें नहीं, समझने वाली। एक बार 8 ग्रहों को लाइन से हम रट लें तो बता दें। अब सबसे बड़ा ग्रह पूछ ले, देखिए बृहस्पति दिख रहा है, तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह पूछ ले तो बुध हमारा सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। किस ग्रह के चारों तरफ छल्ले हैं, तो सैटर्न यानी शनि ग्रह के चारों तरफ हमारे छल्ले हैं। तो इससे क्या दिख रहा है हमको कि एक अगर लाइन से हम याद कर लें ग्रहों के नाम, तो हम बहुत सारे क्वेश्चनों को इससे उत्तर हल कर सकते हैं। एक चीज और बता दें कि बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के एक उपग्रह हमारा है। सबसे अधिक उपग्रह हमारे शनि नहीं, बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक हमारे उपग्रह हैं। तो इसका हमारा उत्तर होगा सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह हमारा बुध होगा। तो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैल का निर्माण होता है? थोड़ा सा इसको जूम कर लें तो आपको हम बता दें कि जब पृथ्वी के अंदर गर्मी के कारण जब धातुएं या पत्थर पिघलते हैं तो मैग्मा का निर्माण होता है। यानी ये पृथ्वी है, इसके अंदर मैग्मा का निर्माण होता है, और यही मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो हमारा लावा कहलाता है, जो ज्वालामुखी से निकलता है। तो पूछ रहा है मैग्मा के ठंडा होकर, अगर मैग्मा ठंडा होता है कुछ दिन के बाद मैग्मा क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा इसमें।
तो किस प्रकार की शैलों का निर्माण होता है? कार्यांतरित शैलें, अवसादी शैलें, अग्नेय शैलें, हेलाइट शैलें। तो आपको बता दें इससे हमारा अग्नेय शैलों का निर्माण होता है। याद करने का तरीका है, आग से ठंडा होकर क्या बनेगा? अग्नेय, और आग और अग्नेय मिल रहा है तो मैग्मा आग होता है। तो अग्नेय शैल मैग्मा के ठंडे होने से निर्मित होता है। अब अवसादों के जमा होने से अवसादी शैलें बनती हैं, और अवसादी और अग्नेय शैलों का जब रूप परिवर्तन होता है, जैसे हवा से और मौसम से क्या रूप परिवर्तित हो जाता है, तो उससे कार्यांतरित शैलों का निर्माण हमारा होता है। तो मैग्मा के ठंडे होने से, घनीभूत हो जाने से किस प्रकार शैलों का निर्माण होता है? अग्नेय शैलों का। तो अग्नेय शैलें कितनी प्रकार की होती है? पीछे हमने वीडियो में बताया था, कुछ बता दे रहे हैं आपको प्रकार, जैसे ग्रेनाइट होता है, बेसाल्ट होता है। आगे आपको बताना है कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले हम सारे विश्व के नक्शे में महाद्वीपों को देख लें, क्योंकि इससे हमारा यूपी टेट, सी टेट या यूपी पीसीएस तक कहें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो ये देखिए हमारा ये उत्तरी अमेरिका है, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। अब महासागर देख लें, ये प्रशांत महासागर है। देखिए ये हिस्सा और ये हिस्सा एक ही में चिपका है। ये तो हमारा प्रशांत महासागर है, बीच में ये अटलांटिक महासागर और ये हमारा हिंद महासागर है। तो ये महासागरों की स्थिति और इस महाद्वीपों की स्थिति हमको याद रखना है। जैसे आर्कटिक महासागर हो गया, ये सारी स्थिति हमको ध्यान में रखना है। अब इस स्थिति से हम प्रश्न को हल करते हैं, कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व? ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम ये हिस्सा, और अफ्रीका के पूर्व में ये हिस्सा। तो हम देख रहे हैं कि हिंद महासागर हमारा स्थित है। इसी प्रकार प्रश्न पूछ दे कि उत्तरी अमेरिका के पूर्व में, यूरोप और अफ्रीका के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका के बीच में पूछेगा तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। एशिया और अमेरिका के बीच में पूछ देगा तो प्रशांत महासागर स्थित है। और एक चीज बता दें, सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, जिसे अंध्र महासागर कहते हैं। देखिए एक अच्छी बात बता दें कि अटलांटिक महासागर में ही हमारा टाइटैनिक जहाज डूब गया था। और प्रशांत महासागर में ये फिलीपींस के पास एक मेरियाना गर्त है, जो समुद्र में या पूरी पृथ्वी पे सबसे गहरा स्थान प्राकृतिक रूप से है, जो 11 किलोमीटर है। इसमें जानकारी के लिए बता दें कि मेरियाना गर्त, ये भी प्रश्न पूछ चुका है कि सबसे समुद्र में गहरा स्थल क्या है? तो मेरियाना गर्त है, जो ये देखिए फिलीपींस के इसी के आसपास है। मेरिना ये कौन सा है? प्रशांत महासागर में हमारा स्थित है। उसी प्रकार हिंद महासागर में भी सुंडा गर्त स्थित है। तो हम लोग पूछते रहे कि कौन सा महासागर है, तो हम बता दें कि हिंद महासागर, जो भारत के नाम पे है। हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच में? अफ्रीका के बीच में स्थित है। एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताइए। देखिए एशिया में अनेक मरुस्थल स्थित हैं। जैसे भारत में जो मरुस्थल है उस मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहते हैं, जो सबसे घना आबादी बसा हुआ मरुस्थल है। लेकिन अब एशिया की बात, अभी मैंने ऊपर चित्र में एशिया दिखा दें आप लोगों को। देखिए ये हमारा एशिया है, ये हम अभी एशिया दिखाए थे आप लोगों को। देखिए ये एशिया है। तो पूछ रहा है कि एशिया में सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? तो देखिए ये हमारा भारत है और ये हमारा चीन है। चीन के ऊपर एक देश है मंगोलिया। इसी मंगोलिया और चीन में एक मरुस्थल है जिसका नाम है गोबी, और इसी गोबी मरुस्थल जो सबसे बड़ा एशिया का मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर पूछ दे, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका में, देखिए इतना बड़े हिस्से में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है। तो अब एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ रहा है, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ये चीन में और ये मंगोलिया देश है, दोनों के बीच में स्थित है, दोनों देशों में पड़ता है। तो अब प्रश्न पे चलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम क्या है? तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हमारा गोबी मरुस्थल होगा। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति, ये बहुत है। मैंने बताया था कि भारत का नक्शा अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इसको लगाना बड़ा आसान होगा। जैसे अगर भारत के नक्शे को हम ड्रा करते हैं, भारत के नक्शे के, चलिए वह ड्राई कर लेते हैं कि हर बार तो ड्राई करना, तो भारत का नक्शा मुझे रख देना चाहिए था, अगली बार रखूंगा। ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, बंद हो गया। अब पूछ रहा है कि अब यहाँ हम जानते हैं कि यहाँ हमारा बिहार है, ये हमारा बिहार है।
जम्मू कश्मीर सब लोग जानते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर है, और गोवा सब लोग जानते हैं पश्चिमी तट पे हमारा गोवा है। तो पूछ रहा है कि स्थिति क्या है, तो अब हम यहाँ पे खड़े, स्थिति पूछे तो जिस राज्य से स्थिति पूछे वहाँ पे हमको खड़े हो जाना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाथ पर लेके खड़ा हो गए, हाथ पर लेके खड़ा हो गए, अब देख रहे हैं। तो अब पूछ रहा है कि बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर ये देखिए ऊपर है, तो इधर हमारा ऊपर उत्तर होता है, और इधर हमारा पश्चिम है, नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो पश्चिम है। तो क्या होगा, हमसे ये उत्तर पश्चिम है, जम्मू कश्मीर होगा तो देखिए उत्तर पश्चिम कोई उत्तर है, देखिए ये सीमा आ रहा है उत्तर पश्चिम। और गोवा क्या होगा, दक्षिण है, इधर देखिए नीचे दक्षिण होता है, तो ये दक्षिण पश्चिम में गोवा है, तो इसका उत्तर हमारा दक्षिण पश्चिम होगा। तो इस प्रकार हम नक्शे को, अगर राज्यों की स्थिति याद है तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध किससे है, तो स्वाभाविक सी बात है, पर्यावरण अध्ययन हम पढ़ रहे हैं तो पर्यावरण अध्ययन से ही होगा, तो इसका उत्तर पर्यावरण संरक्षण से है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के बारे में बहुत काम किया था, और खासकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर जुड़ी हुई हैं, इनकी पिक्चरें भी हैं, देखिए बहुत अच्छा है, अच्छा भी बहुत बोलती हैं ये। गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधारित होती है। गंगा एक्शन प्लान आपको बता दें कि राजीव गांधी काल में 1985 में लाया गया था, और गंगा के जल को साफ सुथरा करना था, इसके लिए लाया गया था। तो क्या होगा, जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान। हम बता दें कि जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए गंगा एक्शन प्लान 1985, याद डेट भी कंगर है, गंगा एक्शन प्लान कब आया था, 1985 में आया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है। पहले बात आपको बता दें कि हमारे लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन होता है। हमारे ब्लड में 3 तरह की कणिकाएं होती है, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स होता है। जिसमें लाल रक्त कणिका का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, मतलब शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना, और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक लेके आना। तो लाल रक्त कणिका में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन में ही ऑक्सीजन घुलता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक हीमोग्लोबिन में घुलने की क्षमता किसकी होती है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की, या नाइट्रोजन NO, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आपको एक चीज बता दें, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, क्या हो गया, जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है, ये ऑक्सीजन के सापेक्ष 300 गुना हीमोग्लोबिन में घुल जाती है, यानी 300 गुना हीमोग्लोबिन में घुल जाती है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत जहरीली गैस बोला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अब कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलता है, तो आपको बता दें कि अगर लकड़ी के या किसी भी ऊर्जा संसाधन का पूर्ण रूप से दहन नहीं होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इसीलिए कहा जाता है कि चूल्हे वाले घर में हमको नहीं सोना चाहिए, क्योंकि चूल्हे वाले घर में अगर हम सोते हैं तो चूल्हा का जो कोयला होता है पूर्ण दहन तो होता नहीं, तो उसमें से क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, हीमोग्लोबिन में घुल जाएगा, तो ऑक्सीजन घुलेगा नहीं, और हमारे शरीर को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसलिए अगर पूछे कि सबसे अधिक हीमोग्लोबिन में कौन सी गैस घुलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा इसका उत्तर होगा। इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है। भाई हम आपको बताए थे कि पृथ्वी, जब हमारी ये स्थिति है, पृथ्वी है, इसके ऊपर अनेक हवाओं के मंडल हैं, हवा के परतें, जिसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल, उसके ऊपर होता है समताप मंडल। तो ये क्षोभ सीमा जो 12 से 18 किलोमीटर तक होती है, कोई 8 से 12 किलोमीटर भी बोलता है, जितना भी हो लगभग 12 किलोमीटर एवरेज है इसका, उससे ऊपर और समताप मंडल में एक ओजोन परत, ऐसे ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत का काम है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये रोक देता है, और हमारे शरीर में त्वचा कैंसर होने से बचा देता है। तो इसमें पूछ रहा है कि ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गैस क्या है, तो ऑक्सीजन है, तो हम तो जानते हैं ऑक्सीजन होगा नहीं, नाइट्रोजन होगा नहीं, क्योंकि पृथ्वी सबसे अधिक गैस तो यही पाई जाती है, CFC और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका उत्तर होगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो AC के गैसों में, रेफ्रिजरेटर की गैसों में पड़ता है। और ये क्या होता है, ये गैस अगर लीक हो जाती है तो ये ओजोन परत को नुकसान कर देती हैं। परत का नुकसान का मतलब ये परतें पतली हो जाती हैं, जिससे हमें जो पराबैंगनी किरण है पृथ्वी पर आसानी से आ जाती हैं। इसलिए धीरे धीरे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को क्या धीरे धीरे बंद किया
जा रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है? असम में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सींग के गेंडा के लिए, हंगुल के लिए। तो बता दें कि एक सींग वाले गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। और कहाँ पाया जाता है? ये असम में, असम राज्य में ये हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क है, हंगुल। चलिए आगे चलते हैं। वन जीव सप्ताह मनाया जाता है, ये कई बार मैंने क्वेश्चन पढ़ाया, लेकिन कई बार आ जाता है। अक्टूबर माह में पढ़ाया जाता है, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो वन जीव सप्ताह अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। देखिए इसमें कंफ्यूजन कहाँ है? अक्टूबर अक्टूबर दो बार दे दिया है, तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन जीव सप्ताह मनाया जाता है। जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र का क्या होता है? जल चक्र पृथ्वी में जैसे बारिश हुआ, बारिश से धूप हुआ, फिर आकाश में गया, आकाश से संघनन हुआ पानी का, भाप का उसका, और भाप फिर नीचे आ गया, और एक जल की प्रक्रिया जल चक्र चलने लगता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तालाब है, यहाँ से पानी भाप बन के ऊपर गया, फिर इसका संघनन हुआ, संघनन होकर ये बारिश होने लगा, ये नीचे बारिश होने लगा, तो एक जल का चक्र बन गया है। तो पूछ रहा है इसको नियंत्रित कौन करता है? घास स्थल, वन, प्लवक, उपरोही। तो इसका है वन। कैसे आप करते हैं जल चक्र नियंत्रित? क्योंकि वन जो होते हैं क्या करते हैं? पानी को संघनन होने में सहायक होते हैं, पानी होने को संघनन होने में सहायक होते हैं, जिसके कारण वर्षा होती है और जल चक्र का नियंत्रण बना रहता है। जैसे पानी को ये सोख के जमीन के अंदर भी लेके जाते हैं। इस प्रकार जल चक्र को नियंत्रण करने में वन अति महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? पूछ रहा है कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर या किसी जीव जंतु का जो शरीर होता है कोशिका से मिलकर बना होता है। तो कोशिकाओं में कुछ छोटे छोटे अंग होते हैं, जैसे केंद्रक होता है, केंद्रिका होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, कोशिका भित्ति होती है, आदि अनेक तत्व होते हैं। तो पूछ रहा है कि पादप कोशिका यानी पौधों की कोशिका और मनुष्य की कोशिका में क्या अंतर है? यानी पादप कोशिका में क्या नहीं होता, मनुष्य की कम होता? लवक, रिक्तिकाएं, तारककाय यानी सुलूज कोशिका भित्ति। तो इसका उत्तर होगा तारककाय। तारककाय जो होता है वो जंतुओं कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की, ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और ये जंतु कोशिकाओं में हमारी नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार लवक जो होता है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो हमको ध्यान देना कि तारककाय केवल जंतु कोशिका में और कोशिका भित्ति जो केवल पादप कोशिका में मिलती है। यह है कि गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री होगी। मतलब कि ये पेडागोजी का क्वेश्चन है कि कैसे बच्चे को गर्म रुधिर प्राणी के बारे में बताया जाए। तो आपको बता दें कि गर्म रुधिर का प्राणी हम लोग हैं जो अपने शरीर को हमेशा एक समान रखते हैं, यानी मौसम कोई भी बदल जाए हमारा शरीर का टेम्परेचर उतना ही रहता है, तो गर्म रुधिर के प्राणी इनको कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं कि टेम्परेचर बदलने के साथ अपने शरीर का तापमान भी घटा लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। जैसे मेढक हो गया, उसका टेम्परेचर के साथ तापमान अपने शरीर का कम ज़्यादा करते रहता है, तो वो ठंडे रुधिर का प्राणी होता है। और जो प्राणी अपने शरीर का तापमान बराबर रखता है गर्म रुधिर का प्राणी होता है। तो इसका परिचय देने के लिए हम क्या करेंगे? मेढक का जीवन चक्र, तो मेढक तो गर्म रुधिर का प्राणी है नहीं, तो ये उत्तर तो होगा नहीं। मुर्गी का जीवन चक्र, इसको भी नहीं। वास्तविक तितली, ये भी नहीं। कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता, ये उत्तर ज़्यादा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि पेडागोजी क्वेश्चन में जितना ज़्यादा प्रत्यक्ष को प्रमाणित किया जाए वो क्वेश्चन उतना ही सही होता है। इसका उत्तर हमारा डी होगा। के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। मतलब कि एक्वेरियम में हवा वाला पंप क्यों रखा जाता है? तो इसका उत्तर होता है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए, या ऑक्सीजन पानी में घुलने के लिए, या शोभा बढ़ाने के लिए, पानी साथ। इसका बता दें, सीधी सी रट लीजिए कि ऑक्सीजन को पानी में घुलाने के लिए क्या कहते हैं, एक्वेरियम जो मछली होता है, एक्वेरियम नहीं होता, उसमें देखते हैं बुलबुला बुलबुला पानी पानी जैसे उसमें निकलता रहता है, हमेशा किया रहता है। तो वही क्या होता है, ऑक्सीजन घुलाने के लिए, जिससे साफ सुथरा पानी रहे, मछलियाँ जिंदा रहें, इसलिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो क्या जल स्तर पे क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एक समान आएगा? तो हम बता दें कि इसका उत्तर एक समान ही रहेगा। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि इसका आयतन तो बढ़ जाएगा, आयतन नहीं घनत्व तो बढ़ जाएगा। आयतन कैसे बढ़ेगा? घनत्व तो बढ़ जाएगा, लेकिन
नमक उसमें घुल जाएगा पानी में, तो इसलिए इसके स्तर में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन इसी प्रश्न में पूछ दे कि घनत्व पे क्या स्थिति होगी, तो घनत्व इसका पानी का बढ़ जाएगा। किसी राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? कई बार आया है, 35 साल होनी चाहिए। राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, 35 साल उम्र हमारी होनी चाहिए। एनसीटीई का उद्देश्य क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटीई है ना, हाँ यही तो है, एनसीटीई यही होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। का उद्देश्य क्या है? शिक्षालय खोलना यानी स्कूल खोलना, विद्यालयों के लिए शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, शिक्षालयों का अनुदान। इसका होता है कि शिक्षालयों यानी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए इसका मूल उद्देश्य होता है। तो एनसीटीई का उद्देश्य बहुत चर्चा में है एनसीटीई समय, तो इसलिए आप लोग इस प्रश्न को ध्यान देंगे कि एनसीटी का उद्देश्य शिक्षालयों में शिक्षा का स्तर बनाए रखना होता है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी बता दें, मोर, गौरैया, सारस किरण, तोता। तो इसका उत्तर सारस किरण है, देख लेंगे। राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा है। राष्ट्रीय वृक्ष हमारा अशोक का वृक्ष है। राष्ट्रीय वृक्ष का, राष्ट्रीय पक्षी उत्तर प्रदेश का, राजकीय पक्षी कहा जाएगा, राष्ट्रीय लिखा है, यहाँ राजकीय होना चाहिए। चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश दिया है तो सारस किरण पक्षी होगा, उत्तर प्रदेश का बारहसिंघा होगा, और वृक्ष जो होगा हमारा अशोक का वृक्ष होगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य है, तो अभ्यारण्य पीछे बता चुके हैं क्या है, देख लीजिएगा वीडियो में। मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। तो हम बताते हैं कि जंगली गधों का उत्तर कच्छ के रण में, गुजरात में है। अभ्यारण्य क्या होता है? जानवरों को सुरक्षित करने के लिए अभ्यारण्य बनाया जाता है। ऐसे ही राष्ट्रीय उद्यान जैसे, वैसे ही अभ्यारण्य। तो वहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं, और ये जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है, ये पेडागोजी क्वेश्चन है। बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, सभी तो सभी जानते हैं, इसका उत्तर सभी होगा। आगे चलते हैं। समुद्री भूकंपी तरंगों को क्या कहते हैं? समुद्र में भूकंपी तरंग 2004 में हम जानते हैं कि आया हुआ था, कि समुद्र में भूकंप आ गया था, भूकंप की वजह से सुनामी आई हुई थी। तो इसका उत्तर सुनामी होगा। ये सारे लोग कर लेंगे, समय न लगाए, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य तो है इसका राजस्थान उत्तर होगा। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो राजस्थान उत्तर। तो इसमें ध्यान देने की बात क्या है कि 1 नंबर पे हमारा राजस्थान है, 2 नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश है, 3 नंबर पे हमारा ये क्या है? महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश का स्थान 14, यानी क्षेत्रफल के अनुसार 1 नंबर पे राजस्थान, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे महाराष्ट्र, और 4 नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का स्थान 4 है। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। हम जानते हैं कि इस्पात मतलब लोहा बनाने का कारखाना कहाँ बनता है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में हमारा स्थित है। भिलाई जो जानता होगा लगा ही लेगा। यहाँ लोहा का निर्माण किया जाता है भिलाई इस्पात संयंत्र में। भारतवर्ष में विवाह कानून अधिनियम कब लागू हुआ था? 1955, 1976, 1956, 1966। इसका उत्तर होगा 1955 में लागू हुआ था। 18 और 21 साल का नियम, कि लड़कियों की कम से कम 18 साल, लड़कों की कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए। ये हमारा हो गया। सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रियाओं का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है? यानी कौन ऐसी चीज है कि जो सजीव और निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रिया, मतलब दोनों को आपस में जोड़ता है? आहार श्रृंखला में तो सारी चीजें सजीव हैं, खाद्य श्रृंखला में भी सभी सजीव हैं, शिकार की क्रिया में सारे सजीव हैं। जल चक्र, जल क्या होता है? तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? जल होगा, यानी डी उत्तर होगा। कैसे जल होगा? क्योंकि जल तो क्या है? निर्जीव है, और बिना जल के हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। तो ये एक श्रृंखला बन गई कि नहीं बन गई? हम निर्जीव चीज को पी रहे हैं, निर्जीव चीज फिर हमारी मृत्यु होने के बाद फिर निर्जीव चीज फिर जल मिल ही जाएगा पानी में। यानी एक प्रकार से हम इससे निर्जीव और सजीव को कड़ी के रूप में जल चक्र में हम जुड़े हुए हैं। इसमें कौन सा पर्यावरण अध्ययन का रचनात्मक आकलन है? सबसे पहले रचनात्मक आकलन क्या होता है ये जान लें। रचनात्मक आकलन का मतलब कि बच्चों को लगातार आकलन किया जाए, ये नहीं कि कोई परिणाम निकल जाए और उसको सुधार के लिए आकलन किया जाए। ये पेडागोजी क्वेश्चन है। रचनात्मक आकलन तो बच्चों में सुधार के लिए आकलन किया जाता है, और ये पढ़ाई के दौरान ही चलता रहता है। ये नहीं कि खत्म हो गया तो उसके बाद आकलन करते हैं। तो रचनात्मक आकलन पूछ रहा है कि पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल कराना क्या आकलन है? पाठ में दी गई नवीन शब्दावलियों की व्याख्या करना नहीं। बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना। बच्चे की क्रियाकलाप करवाना और अवलोकन करने को दर्ज करना। तो इसका उत्तर हमारा
4 होगा कि बच्चा इसमें रचनात्मक आकलन है कि बच्चों की क्रियाकलाप कराना और अवलोकन कर को दर्ज करना कि बच्चा इसमें खुद कर रहा है, तो ये रचनात्मक आकलन हमारा होगा। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गतिविधि नहीं है? कौन सा इसमें गतिविधि नहीं है? सामग्री का उपयोग, खेल, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, कोई अनुभव। तो कोई अनुभव गतिविधि कैसे होगा? ये तो ये मानसिक प्रक्रिया है, तो इसका उत्तर, ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हमारा कोई अनुभव होगा। इस प्रकार हमारे ये 30 क्वेश्चन आज समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।